We'll continue with the protein folding. The native conformation of a protein is dictated thermodynamically कि एक प्रोटीन जो है उसकी नेटिव कन्फर्मेशन जिस वक्त वो एक्टिव फॉर्म में आती है, फंक्शनल फॉर्म में आती है, वो उसकी फोल्डिंग किस तरह होगी वो डिक्टेट होगी बाय द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. एंड वी विल सी कि ये थर्मोडायनेमिकली कैसे डिक्टेट करते हैं. द बायोलॉजिकल relevant or native protein or functionally active protein conformation of a protein generally is that which is most energetically favored. कि प्रोटीन फोल्डिंग जो प्रॉपर उसकी एक्टिव फॉर्म में होना है, जो नेटिव फॉर्म में जाना है उसने, वो उस केस में होगी जो थर्मोडायनेमिकली और एनर्जेटिकली फेवर्ड प्रोसेस होगा. जैसे हम देखेंगे नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स में कि डेल्टा जी जहाँ पे गिब्स एनर्जी जो है वो नेगेटिव होगी तो एक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा. इसी तरह यहाँ पे फोल्डिंग के लिए भी जो एनर्जेटिकली फेवर्ड प्रोसेस है वहाँ पे फोल्डिंग एक्टिवली होगी, जहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड है वहाँ फोल्डिंग जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी. द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ नेटिव प्रोटीन इन इट्स नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेट इज द वन इन विच द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ दिस होल सिस्टम इज द लोएस्ट. कि गिब्स फ्री एनर्जी जो डेल्टा जी है वो नेगेटिव में होगी तो स्पॉन्टेनियसली फोल्डिंग हो जाएगी. लेकिन अगर ये जो डेल्टा जी है ये थोड़ी सी पॉजिटिव होगी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा या थोड़ी सी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसकी फोल्डिंग होने में, लेकिन और थोड़ा सा स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाएगा. लेकिन अगर डेल्टा जी जो है गिब्स फ्री एनर्जी वो बहुत ज़्यादा होगी तो बड़ा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बन जाएगा और फोल्डिंग होने के लिए कोई एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी जो एटीपी से आएगी या हीट शॉक प्रोटीन से आएगी, जो हम वी विल सी इन द नेक्स्ट फ्यू मॉड्यूल्स. द फ्री एनर्जी फॉर अ प्रोसेस एट ए कांस्टेंट प्रेशर इज डिफाइंड एज डेल्टा जी, हम इसको गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं, विच इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस, जहाँ पे डेल्टा जी इज द डिफाइंड एज फ्री एनर्जी, वेयर एज delta H is the enthalpy which is the energy of the whole system, whereas the delta S is the entropy. Entropy is defined as the measure of randomness or disorder in the system. कि जितना सिस्टम डिसऑर्डर होगा, रैंडम्ड होगा, उतनी जो है ना उसकी एंट्रोपी वो ज़्यादा होगी. तो सिस्टम ने रूटीन में डिसऑर्डर होने की कोशिश करनी होती है, रैंडमनेस में जाने की कोशिश करनी होती है, तो उतनी उसकी एंट्रोपी इंक्रीज होगी, इसीलिए हम मैक्सिमाइज होगी, इसीलिए हम उसको एंट्रोपी को रिड्यूस करते हैं. फोल्डिंग होगी तो डिसऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आ जाएगी, तो फोल्डिंग के अंदर हमेशा एंट्रोपी डिक्रीज होगी. तो हमेशा यहाँ पे कोई ना कोई बैलेंस चाहिए बिटवीन डेल्टा एच एंड टी एंड डेल्टा एस में. अगर हम टी को टेम्परेचर लेते हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट पे रखते हैं तो दो ही पैरामीटर्स हैं, एक डेल्टा एस और एक डेल्टा एच, जो डिनोट करते हैं और जो डिफाइन करेंगे कैसे एक प्रोटीन फोल्ड होगी. फोल्डिंग ऑफ अ ग्लोबुलर प्रोटीन इज थर्मोडायनेमिकली फेवर्ड प्रोसेस, दैट इज द डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव. अगर ये डेल्टा जी नेगेटिव होगी तो ये प्रोसेस थर्मोडायनेमिकली फेवर होगा, और ये मैंने कहा है कि ये हमने डिफाइन किया है कि ये खुद ब खुद ही पॉजिटिवली, ये खुद ही जो है ना डेल्टा जी नेगेटिव होने से मुराद है कि ये प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा और स्पॉन्टेनियस फोल्डिंग हो जाएगी. लेकिन ये रेयर है, स्लाइटली एनर्जी हर प्रोटीन को चाहिए होती है उसकी फोल्डिंग के लिए. अगेन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस. टी को टेम्परेचर को हम कॉन्स्टेंट कर लेते हैं. अब फोल्डिंग के लिए ये डेल्टा एच जो है, जो इसकी टोटल एनर्जी है ऑफ द सिस्टम की, उसमें से माइनस करना है हमने फोल्डिंग को, जो डेल्टा एस से डिफाइन हो रही है. फोल्डिंग जो है रैंडमनेस में है, डेल्टा एस रैंडमनेस है, तो रैंडमनेस से जो एक सीधा स्ट्रेट मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है या स्ट्रेट चेन पॉलीपेप्टाइड की पड़ी है, उसको फोल्ड करके हमने जिस वक्त उसमें लेके आना है उसकी रैंडमनेस कम करनी है, तो डेल्टा एस जो है वो कम हो जाएगा. The folding process involves going from a multitude of random calling conformation to a single folded structure. कि ये
रैंडमली मल्टीट्यूड कॉइल्स होते हैं उसकी कंफर्मेशन से अल्टीमेटली एक सिंगल फोल्डेड स्ट्रक्चर बन जाता है। द फोल्डिंग प्रोसेस इन्वॉल्व अ डिक्रीज इन द रैंडमनेस, कि इनिशियली जो स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है वो हैपहैज़र्डली पड़ा हुआ है। जब हम उसको फोल्ड करेंगे तो हम उसको मोर ऑर्गेनाइज करेंगे, जब हम उसको मोर ऑर्गेनाइज करेंगे तो हम रैंडमनेस को डिक्रीज कर रहे होंगे और देयरफॉर डिक्रीज इन दी एंट्रोपी। रैंडमनेस हमने डिफाइन किया है कि एंट्रोपी होती है, तो डेल्टा एस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब डेल्टा एस डिक्रीज इतना होना चाहिए कि ये अल्टीमेटली डेल्टा एच से बहुत ज़्यादा अगर डिक्रीज हो जाएगा तो डेल्टा एच ज़्यादा हो जाएगा, उसकी वजह से डेल्टा जी जो है वो बढ़ जाएगा। तो इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, हमें थोड़ी सी एनर्जी चाहिए ताकि फ्लेक्सिबल प्रोटीन रहे। एंड एन ओवरऑल पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, ये जो डेल्टा एस की चेंज है ये कंट्रीब्यूशन दे रही है ओवरऑल टू डेल्टा, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टू डेल्टा जी। दिस डिक्रीज इन एंट्रोपी इज टर्म्ड एज कन्फर्मेशनल एंट्रोपी। इसी तरह हम डेल्टा जी को कन्फर्मेशनल डेल्टा जी भी कह देते हैं और इस एंट्रोपी को हम पर्टिकुलरली डिफाइन करते हैं विद रेफरेंस टू दी फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन, दी कन्फर्मेशनल एंट्रोपी और दी फोल्डिंग एंट्रोपी। Differences in the free energy between folded native and unfolded denatured state is around 5 to 15 kilocalorie per mole, which is a small amount. तो ये डेल्टा जी हमें फेवरेबल स्मॉल अमाउंट्स में चाहिए ताकि प्रोटीन फोल्डिंग, ये क्यों स्मॉल अमाउंट्स में चाहिए? ताकि प्रोटीन फोल्डिंग भी इजीली हो जाए। सेकेंडली जो फोल्डेड प्रोटीन है वो प्रोटीन का फंक्शन ये है कि वो चेंज होती रहती है, फ्लेक्सिबल होती है, जिस तरह हमने देखा इम्यूनोग्लोबुलिन्स में कि वो डिफरेंट स्ट्रक्चर गेन करती है। अगर ये डेल्टा जी बहुत बड़ा होगा तो उसके इंटरेक्शंस बहुत स्ट्रांग होंगे और वो अपना फॉर्म चेंज नहीं कर सकेगा, वो इस तरह आपस में फंसी होगी तो वो उसका फंक्शन प्रॉपर नहीं होगा, वो नेटिव प्रोटीन प्रॉपरली फंक्शनल नहीं होगी। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमिन हाउ ऑल फैक्टर्स ब्लेंड टुगेदर टू गिव overall delta G folding, that is use of averages, contributions, but each protein is unique for large stabilizing factors, large destabilizing factor, but small differences between them। कि ये जो डेल्टा जी फोल्डिंग जो है ये डिफरेंटली हर प्रोटीन के लिए डिफरेंट है, यूनिक है और ये डिफरेंट फैक्टर्स के से डिफाइन होती है, क्योंकि प्रोटीन्स में फ्यू रेजिड्यूज से लेके 100,000 रेजिड्यूज होते हैं एक के अंदर, एक प्रोटीन के अंदर, और डिफरेंट प्रोटीन में डिफरेंट किस्म के जो है अमाइनो एसिड रेजिड्यूज हैं। देयरफॉर इसके डीस्टेबलाइजिंग और स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स जो है ना वो डिफाइन करते हैं कि डेल्टा जी कितनी होगी। अब डीस्टेबलाइजिंग फैक्टर्स जो हैं वो क्या हैं और स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स क्या हैं, दिस इज हाईली टेक्निकल है, इसको हम उसमें कोर्स में बहुत डिटेल में डिफाइन नहीं करेंगे। We have discussed in the last module के stabilizing factors आपस में क्या होते हैं, उनके इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस हैं, आयोनाइजिंग फोर्सेस हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं, इसी तरह स्पेसिफिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एंड हाइड्रोफोबिक इफेक्ट्स हैं। ये इसको स्टेबलाइज करेंगे, लेकिन ये डेल्टा एच को बढ़ा देंगे। उसकी वजह से अगर डेल्टा एच बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो डेल्टा एस को भी बढ़ना चाहिए ताकि थोड़ी सी डेल्टा जी जो है ना उसकी वैल्यू थोड़ी रहे। अगर डेल्टा जी जो है ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो फोल्डिंग बहुत जो है ना स्ट्रांग हो जाएगी, इसीलिए ये जो डीस्टेबलाइजिंग ये स्टेबलाइजिंग फैक्टर है ये बहुत स्ट्रांग या इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह अगर इनकी वैल्यू ज़्यादा है तो ये डायरेक्टली फोल्डिंग भी नहीं होगी क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। स्मॉल डेल्टा जी इज नेसेसरी बिकॉज too large a free energy change would mean a very stable protein, one that would never change। कि अगर डेल्टा जी बहुत ज़्यादा है तो इतने स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस बन गए और हमें एटीपी कहीं से देना पड़ा उसको फोल्डिंग बनाने के लिए, वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन इस तरह जुड़ जाएंगे आपस में प्रोटीन को और फ्लेक्सिबल नहीं रहेगी, या फ्लेक्सिबल नहीं रहेगी तो उसका फंक्शन हिंडर करेगा। However, structural flexibility is important to protein function and protein नीड टू बी डिग्रेडेड। हमने पिछले मॉड्यूल में डिफाइन किया था कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो हैं उसके अंदर एक वेरिएबल और एक जो है ना कांस्टेंट चेंज हैं। इसी तरह एंजाइम्स के अंदर, हीमोग्लोबिन के अंदर
ये फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड है, और ये अगर इंटरेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, डेल्टा जी बहुत ज़्यादा होगा इसकी फोल्डिंग में, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सा मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसलिए डेल्टा जी को हमने डिफाइन किया है कि वो 5 से 15 के दरमियान होनी चाहिए। एंथैल्पी एंड एंट्रोपी डिफरेंसेस बैलेंस ईच अदर एंड डेल्टा जी इज अ स्मॉल पॉजिटिव नंबर, कि यही हमने पहले भी डिफाइन किया है कि डेल्टा जी स्मॉल पॉजिटिव नंबर में होगा अगर एंट्रोपी जो है, रैंडमनेस जो है, वो थोड़ी सी नेगेटिव साइड पे होगी और डेल्टा एच थोड़ी सी पॉजिटिव साइड पे होगी। अगर डेल्टा एच बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो तब भी डेल्टा जी बढ़ गई, इसलिए तब भी फोल्डिंग प्रॉपर नहीं होगी। फोल्डिंग होगी भी तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल बनेगा प्रोटीन का। सो एंथैल्पी एंड एंट्रोपी डिफरेंसेस जो है ना, उसमें इस तरह बैलेंस होना चाहिए कि डेल्टा जी एक स्मॉल थोड़ा सा पॉजिटिव नंबर हो, कि थोड़ी सी एनर्जी रिक्वायर्ड हो जिससे एक पर्टिकुलर कन्फर्मेशन और फोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन जो है वो हो सके।